सना सना हाथ जोड़ी। यह एक यात्रा वृत्तांत है जो मधु कंकरिया द्वारा लिखा गया है। यात्रा वृत्तांत एक हिंदी साहित्य की विधा है जिसमें जब कहीं हम अपने दूसरी जगह घूमने जाते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ पे लोगों का पहनावा ओढ़ावा, जब हम वो बातें संकलित करते हैं उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। जैसे कि अभी अगर हम समय में देखें तो यूट्यूब पर जो ब्लॉगिंग है, जैसे कि यहाँ का भारत का बैठा आदमी कितना दूसरे देश जाके वहाँ की क्या क्या कल्चर है उसके बारे में बताता है, कैसे संस्कृति है, कैसे लोग रहते हैं, क्या उनका तरीका है जीवोपार्जन का, कैसा वहाँ का मौसम है, ये सब बताता है। ये क्या है, एक तरह का यात्रा वृत्तांत ही है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत का मतलब क्या होता है, वहाँ की कहानी उस लेखक या उस लेखिका की जुबानी है ना। वृत्तांत मतलब उसका पूरा कैसा पूरा लेखा जोखा कैसा है, कैसा रहन सहन है, उस जगह की क्या स्थिति है, कैसे, ये सारे बात के बारे में जब हम बताते हैं ना विस्तृत रूप से, तो वो वृत्तांत हो। यात्रा मतलब जब घूम कर है ना। तो लेखिका भी क्या है कि उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम घूमने गई हैं और वहाँ का सुंदरता का बड़ा ही मनोरम उन्होंने वर्णन इस पाठ में किया है। आइए हम पाठ में देखते हैं कि क्या है। यह पाठ मधु कंकरिया द्वारा लिखा एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। जो शहरों की भाग भरी जिंदगी से दूर, लेखिका गंगटोक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती है क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। अच्छा, मेहनती बादशाह क्यों कहा है लेखिका ने, यह जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, वह एक मैदानी भाग नहीं है। सिक्किम राज्य क्या है, एक पहाड़ी भाग है ना, पठारी भाग है। और वहाँ जिस तरह से रोड बने हुए हैं, जिस तरह से लोग हर दिन, जैसे कि यहाँ तो बहुत आसान है ना रोड पे चलना, वहाँ कितनी ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है और इतनी ज़्यादा सुविधा वाली चीज़ नहीं है, फिर भी लोग क्या है कि हर दिन मेहनत करके अपने चीज़ों को जुटा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उस जगह को क्या कहा है, वहाँ के रहने वाले लोगों को मेहनती बादशाह कहा है। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है जिससे वह खो जाती हैं। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित होकर गाती है। सना सना हाथ जोड़ी एक नेपाली प्रार्थना है। सना सना का मतलब होता है छोटे छोटे हाथ को जोड़कर ईश्वर से यह मांगना। एक नेपाली युवती को वहाँ सुनती है लेखिका कि वह ईश्वर से यह मांग रही है कि हे ईश्वर, मेरे द्वारा कोई भी कदम उठाया जाए या कोई भी कार्य हो उसमें सिर्फ अच्छाई हो, किसी का बुरा ना हो। और यह काफ़ी आकर्षित करता है, उस नेपाली लड़की का जो प्रार्थना है वह लेखिका को काफ़ी प्रभावित करता है। अब इससे आगे, अगले दिन सुबह मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेर खिले फूल देखकर खुश हो जाती हैं। वह उसी दिन गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेन नार्गे के साथ रवाना होती हैं। गंगटोक से युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ दिखाई देती हैं जो ध्वज की तरह फहरा रही हैं। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी। उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहराई दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि मान्यता है, जो है ना परंपरा है, एक चली आ रही है कि जब भी कोई बौद्धिस्ट कोई मरता है तो क्या है, उसका 108 पताकाएँ लगाई जाती है श्वेत रंग की और उन्हें उतारा नहीं जाता है, वो खुद ब खुद धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या है, एक मान्यता है, जैसे कि ज़मीनी भाग में लोगों का होता है वैसे वहाँ पे पहाड़ में यही मान्यता है लोगों के पास। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी
बहुत लंबी मृत्यु है तो उसकी आत्मा शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहराई दी जाती है। उन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएँ फहराई दी जाती हैं। जितेंद्र ने बताया कि कभी लोग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, है ना। गाइड फिल्म है जिसमें देवानंद साहब ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है ना। उसमें वो उसी के बारे में, मतलब कि उस स्पॉट के बारे में लेखिका को उनका जो गाइड है जितेंद्र वो बताता है। कौन सा जगह है कभी लॉग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग होती है। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते महसूस होता है वह विशाल लगने लगा था। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो लेखिका को बताई गई कि वो चक्र व्हील जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे क्या है, लोगों का पाप नष्ट होता है। तो लेखिका एक बात सोचती है कि चाहे मैदानी भाग में रहो या भारत के किसी भी कोने में रहो, कुछ न कुछ लोगों की परंपरा है, विश्वास है, संस्कृति है, जो वो एक दूसरे के प्रति अच्छाई करने के लिए मानते हैं या यह मानते हैं कि अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, है ना। ये मानता क्या हूबहू जैसा वो मैदानी इलाकों में देखती थी वैसा ही वो पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिलता है। हाँ, स्वरूप अलग है लेकिन सबका क्या है, मन तक एक ही है। वहाँ भी नीचे क्या है कि लोग सोचते हैं ना कि अगर हम ईश्वर को दुखी करेंगे तो ईश्वर हमें दुखी करेगा। वहाँ भी क्या है कि वो जब कोई भी अगर कोई बुरा अपने बुराई को अगर ईश्वर के सामने रखना चाहता है तो क्या है, उस प्रेयर व्हील के सामने जाकर अपने सब कुछ क्या है कि भगवान से क्षमा याचना मांगता है। हाँ, तो कुछ ना कुछ परंपराएं सब जगह है जो दिखाने की लेखिका कोशिश करती है। और जैसे जैसे क्या है, जब ऊपर की ओर चढ़ती हैं तो देखती है कि धीरे धीरे अब क्या है, जब ऊपर धीरे धीरे क्या है जो सारे जगह है वो धुंधला सा दिखाई देने लगता है। अब क्या है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है, अब जो नीचे जो छोटे छोटे मकान हैं वो धीरे धीरे इतने ऊंचाई पे चढ़ जाती हैं कि उन्हें अब सिर्फ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। अब क्या है, सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें देखने को मिल रहा है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है। सभी लोग वहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। झरने का पानी लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके अंदर की सारी बुराइयों और दुष्टता को प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्द के पास रुकी। वहाँ सभी एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने थे। नीचे पूरे वेग से वह रही तीस्ता नदी थी। सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे, है ना। अब क्या लेखिका कर रही है कि वर्णन कर रही है कि वहाँ पे और सुंदरता कैसी थी, है ना। कैसे लोग वहाँ पे, है ना, बच्चों को, है ना, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना है तो गोद में लेकर नहीं चढ़ सकते, तो क्या है वो पीछे टोकरी रखी हुई है, उसी में महिलाएं अपने बच्चों को रखी हुई हैं, है ना। इसके बाद क्या उन्होंने और क्या देखा कि जो वहाँ का जो तीस्ता नदी का मनोरम दृश्य है ना, वो नदी क्या है काफ़ी विशाल है और जब वो कलकल करके बह रही है और साथ में जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो यह अनुभव क्या है, एक तरह से उनके लिए, लेखिका के लिए पहली बार है और लेखिका अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती है वैसे जगहों पे पहुंचकर। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बना रही हैं। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है क्योंकि जब पहाड़ों में डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है ना। अब देखो, जो मजदूर वर्ग का कहानी जो ज़मीनी इलाकों में है वही क्या है कि वहाँ भी
पहाड़ों पर भी है। ये आप देख सकते हो कि कैसे है ना, नदी गिरती है झरनों से, पहाड़ों से, है ना। ये क्या है, ये कभी भी अगर थोड़ा सा भी चूक होगा, ये जो हमें दृश्य दिखाई दे रहा है, अगर थोड़ा भी हमसे चूक होगा तो क्या होगा कि हम सीधे उस पहाड़ से नीचे गिरेंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो लिखा हो क्या लगता है कि जो मजदूर वर्ग है उसकी समस्याएं हूबहू सब जगह एक जैसा है। मतलब गरीब है जो हर जगह वो अपनी गरीबी से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक चीज़ वो देखती क्या है कि वहाँ फिर भी वो महिलाएं मुस्कुरा रही है, एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रही हैं। तो लेखिका के मन पे बहुत इसका गहरा असर पड़ता है। उन्हें लगता है कि देखो इनमें असली जीवन है। ये बिना इस बात की चिंता किए हुए कि क्या होगा उनके साथ, नहीं, अपने जीवन को सिर्फ क्या है पूरी तरह से जीना जानती हैं और उसे जी रही हैं, है ना। इसके आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूल बच्चे मिलते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं की चेतावनी के बोर्ड लगे थे। शाम के समय जीप चाय बागान में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियाँ सिक्किम परिधान पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। युमथांग पहुँचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफ़र की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया था। लेखिका की सह यात्री मनी ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहाँ बर्फ़ देखने की इच्छा थी, परंतु वहाँ बर्फ़ कहीं भी नहीं थी, है ना। तो क्या है कि अब क्या है, लेखिका क्या वर्णन कर रही है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसे है, कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ का परिधान कैसा है ना, कैसा परिधान है, इस बात का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या है कि वो लेखिका ने जो हूबहू अपनी आँखों से, नगण्य आँखों से देखा, उसका वर्णन वो इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से कर रही हैं। अब आगे, एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। कटाओ में बर्फ़ देखने को मिल सकती है। कटाओ को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। मनी, जिसने स्विट्ज़रलैंड घूमा था, ने कहा कि यह स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर है। कटाओ को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाओ का सफ़र 2 घंटे का था। कटाओ का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ़ से भरे पहाड़ थे। कटाओ पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फ़ोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपने सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि वहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसी असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मनी के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वे कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती हैं और गर्मियों में ये बर्फ़ शिलाएँ पिघलकर जलधाराएँ बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है ना। देखो वहाँ अब हम तो प्राकृतिक सौंदर्य देख नहीं पाते, क्योंकि क्या है, जो मैदानी भाग है उसमें क्या है, जंगलों की कटाई हो चुकी है, नदियों का रास्ता मोड़ दिया गया है, तो हम क्या है उससे अपना सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। लेकिन जब लेखिका उस सिक्किम जाती हैं और वहाँ देखती है कि कैसे प्राकृतिक के बीच में रह के प्रकृति से सामंजस्य बैठा के ही वहाँ के लोग जी रहे हैं, तब उन्हें उस बात का कद्र होता है और उन्हें लगता है कि हमने कितना गलत किया है। हम जंगलों को काट रहे हैं या नदियों को छोटी करते जा रहे हैं, उनका रास्ता मोड़ देते हैं, ना। क्या है कि उनको लगता है कि हम प्राकृतिक रास्ते में आके प्रकृति को बहुत ज़्यादा क्या है क्षति पहुँचा रहे हैं। यह लेखिका को धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो जाता है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियाँ दिख चूँकि यह बॉर्डर एरिया था। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। बैसाख के महीने में भी वहाँ बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ के ठंड
में किस तरह रहते होंगे। वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाओं से युमथांग की ओर जाते हुए प्रियुता और रुडोडलेन ने फूलों की घाटी को भी देखा। युमथांग कटाओ और जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। इससे वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, है ना। तो अब लेखिए क्या बता रही हैं कि जो वहाँ के लोग हैं वो क्या है, पहले क्या है, सिक्किम क्या है, स्वतंत्र राज्य है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो भारत में उसे मिला लिया जाता है ना, तो क्या है, पहले क्या होगा, जब वो स्वतंत्र राज्य होगा तो जो भी बड़े बड़े देश होंगे, जो जैसे चाहे चीन है या फिर तुम्हें बगल में और भी जो देश हैं, बांग्लादेश हैं, ये क्या है, कभी न कभी उस पर हमला बोलना चाहते हैं, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते होंगे। लेकिन जब से वो भारत का हिस्सा बना है, वहाँ के लोग क्या है, शांति से हैं, क्योंकि भारत की जो सरकार है वहाँ सारी सुविधाएं पहुँचाने की कोशिश करती है। मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखा हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छींटकर बाहर किए गए थे। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गो ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गंगटोक के पर्यटन स्थल बनने और नए रास्ते के साथ नए स्थानों खोजने के प्रयास के बारे में भी बताया। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्ते पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस चावल छिटक गिर गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है जहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसका जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे, है ना। तो क्या है कि लेखिका इस बात से बहुत, है ना, हम जैसे मैदानी भाग में रहने वाले लोग हैं क्या अधिकतर करते हैं, कभी इस बात का चिंता नहीं करते हैं कि हमारे द्वारा गंदगी फैलाई गई चीज़ों से प्रकृति को कितना नुकसान होगा। लेकिन देखो उन पहाड़ी लोगों को क्या हो, क्योंकि वो प्रकृति के बीच हैं। अगर वहाँ उन्हें लगता है कि कोई भी अगर मुसीबत आएगी, जब प्रकृति हमसे नाखुश हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश में यह रहते हैं कि हम प्रकृति को खुश रख सकें। ठीक है, मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग की पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। या तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रख कर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य को इसी असमाप्त खोज का नाम सुंदर है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि अब जो मधु कंकरिया जी हैं वह बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे प्राकृतिक सौंदर्य अगर हम देखें तो अपनापन महसूस होता है। हम अगर चाहें तो वहाँ पे जाके उन चीज़ों को, उन असीम चीज़ों को दे सकते हैं जो शायद हम इस मैदानी भाग में रख के कभी देख भी नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे कि आखिर सच में प्रकृति हमें कितना कुछ दे रही है और हमने उसका कितना नुकसान किया है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, मान्यताओं की बात है कि वहाँ भी लोगों के पास मान्यताएँ हैं। लोगों के अंदर क्या है, ऐसी भावना है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो प्रकृति हमारे खिलाफ हो सकती है। और कुछ जो भी कुछ उन्हें ऐसा महसूस कराता है कि
उनसे कुछ गलती हुई है तो क्या है हमेशा जाके उस जहाँ व्हील घूमता हुआ व्हील वहाँ जाके क्या है अपनी सारे क्षमा याचना मांगते हैं, है ना। साथ ही क्या है कि वहाँ क्या है कि बौद्धिस्ट, हम अब देख रहे बौद्धिस्ट धर्म का क्या है प्रचार प्रसार ज़्यादा है ना, क्योंकि उसके जीप में भी दलाई लामा का फ़ोटो लगा रहता है जिसे लेखिका काफ़ी देर तक देखती है ना। साथ में क्या है कि ऐसे छोटे छोटे बातों को साथ में रखकर लेखिका ने हर उस पहलुओं को छुआ है जो कि उस दृश्य को हमें समझाने में काफ़ी है। हाँ, अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं बच्चों। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो किस तरह सम्मोहित कर रहा था, वो ऐसा दृश्य पहली बार देखी थी, उन्हें लग रहा था कि हम अपने है ना कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका पर जादू कर रहा था। लेखिका अपनी सुध बुध खो बैठी थी, उनके बाहर भीतर सब कुछ जैसे शून्य हो गया था। उस खूबसूरती का एहसास उनकी इंद्रियों से परे था, है ना। मतलब वो वो कल्पना से उनके परे था, वो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि इतना सुंदर दृश्य भी हो सकता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि वो जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं वो प्रकृति की गोद में जीवन बिताते हैं और क्या है वो प्रकृति के प्रचुर वरदान के कारण उनकी ज़िंदगी राजाओं जैसी है। साथ ही क्या है कि वो उसके प्रकृति के हर एक मुसीबतों को बड़े ही दृढ़ता के साथ झेलते हैं, है ना। जैसे कि उतने छोटे छोटे रास्तों पे चलना, पहाड़ों पे बच्चों को लेकर चढ़ना। साथ ही साथ क्या है अगर छोटी सी भी गलती होगी तो वहाँ पे मृत्यु हो सकती है, फिर भी उस शहर को उतना सुंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, तीसरी प्रश्न है कभी श्वेत को कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत है ना। तो श्वेत कब फहराया जाता है, जब किसी बुद्धिस्ट का बौद्ध धर्म के लोगों का मृत्यु हो जाता है तब, और रंगीन पताकाएँ जब किसी खुशी का माहौल होता है तब फहराया जाता है ना। तीसरा प्रश्न है जितेंद्र नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी, लिखिए। तो क्या है कि उसका भौगोलिक परिदृश्य कैसा है ना, कि कैसे अलग है ना, कि बर्फ़ देखने को मिलेगा, तीस्ता नदी की क्या विशेषता है। साथ में क्या है कि ये जब बर्फ़ पिघल जाड़ों के दिनों में बर्फ़ क्या है कि जम जाते हैं, और वही जब गर्मी का मौसम आता है तो क्या बर्फ़ पिघल को ही पानी की तरह बहता है जो तीस्ता नदी में गिरता है ना, जिससे वहाँ पे जीवन यापन होता रहता है ना। इसके बाद मतलब क्या है पताकाओं के बारे में बताया, वहाँ के लोगों के मान्यताओं के बारे में बताया। हाँ, उसके बाद प्रश्न है लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी, क्योंकि हिंदू धर्म में चक्र की बहुत महत्ता है। ऐसे ही कुछ लेखिका को सिक्किम के में बौद्ध धर्म के बारे में भी देखने को मिला। इसे लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी दिखाई दी, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर उसमें हम अंतर कर भी लें तो मान्यताएँ क्या है, ज़मीन पे रहने वाले जो मैदानी भाग में भी लोग रहते हैं उनके अंदर भी मान्यताएँ हैं और अंधविश्वास है, और जो लोग वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में सिक्किम में भी रह रहे थे उनमें भी मान्यताएं और अंधविश्वास था। इसके बाद अगला प्रश्न है जितेंद्र नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होना चाहिए। ये प्रश्न में क्या कुशल गाइड उसे क्या है, उसे पूरी तरह से भूगोल का, इतिहास का, वहाँ के संस्कृति के बारे में पूरा जानना चाहिए, जो कि जितेंद्र कहीं ना कहीं पूरी तरह से जान रहा था और वो लेखिका को अच्छे से बता भी रहा था, है ना। साथ में क्या है उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जो कि उसको दोनों भाषा का भी ज्ञान था, है ना। उसके बाद क्या उसे सूक्ष्म चीज़ों की जानकारी थी, जैसे गाइड फिल्म का कहाँ पे हुआ था, या फिर फूलों की क्या विशेषता है ना, या फिर किस समय हम वो कंचनजंगा है जिससे हम किस मौसम में अगर आएंगे तो हमें साफ साफ दिखेगा, है ना। अभी क्या था जब बादल से घिरे हुए थे हर जगह आसमान, तो वह देखना काफ़ी मुश्किल था। हाँ, इसके बाद आखिरी प्रश्न है इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्रण खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। हाँ, तो जो खींचा है कि कैसे उसके हिमालय की गोद में कैसे नदियाँ बह रही हैं, कैसे पहाड़ हैं, कैसे क्या बोलता है, क्या क्या वनस्पतियाँ वहाँ पाई जा रही हैं, क्या क्या वहाँ लोगों की मुश्किलें हैं, ये सब हम लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।